चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपना जो चैप्टर 4 चल रहा था उसमें एक टॉपिक है पर्ट और सीपीएम। ठीक है, सीपीएम का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड, वो थियरी में मेंशन किया है उन्होंने, और पर्ट का मतलब है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। वैसे ये टॉपिक जो है अपने बहुत इन डेप्थ नहीं है, बट क्योंकि दे रखे हैं तो थोड़ा बहुत अपने उसको उतने लेवल पे समझ लेते हैं कि एग्जाम के लिए पॉइंट कवर हो जाए। कैलकुलेशंस जैसा बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है, बट थोड़ा डायग्राम और वो वाला पार्ट है तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब ये क्रिटिकल पाथ मेथड एग्जैक्टली है क्या? जो कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर ना बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है उसकी बात करें तो कोई भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई प्रीमाइसिस बनानी है, तो कंस्ट्रक्शन का काम आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई कहाँ से शुरू करें, कैसे आप उसको कंप्लीट करो। आपको मान लो ये शॉप बनानी है तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी रैंडम ऑर्डर में आप कुछ काम कर सकते हो। अपने देखते हैं कितनी बार जैसे घर पे कुछ कारपेंट्री का काम करवा रहे हैं या कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करा रहे हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है बोलेगा पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद ये चीज़ें होंगी। अब बिल्डिंग बनानी तो पहले तो आपको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद होगा स्लैब भरना पड़ेगा, एक फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो फ्लोर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है, दीवारें बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब होगा? बाद में करेंगे पूरी दीवारें बन जाने के बाद, या पहले साथ में करना पड़ेगा? ना, कंसील वायरिंग होगी, दीवार के अंदर लेना है तो उसके पॉइंट्स और उसका जो भी ड्रिलिंग है वो साथ साथ में करते जाना है। फिर ये काम जब कंप्लीट होगा फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टरिंग होगा, फिर कलरिंग करेंगे। अच्छा, इंटीरियर का काम तो सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ पानी की पाइप, गैस की पाइपलाइन, सीवेज की पाइपलाइन, इसका भी पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। तो सपोज कंस्ट्रक्शन इज अ ट्रांजेक्शन या एक जो अपने को टारगेट पूरा करना है, उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, तब जाके वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो फाउंडेशन ले करना, ड्रिलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये सारी चीजें एक्टिविटीज है। अब इन एक्टिविटीज का ना सीक्वेंस प्लान करना पड़ता है कि पहले कौन सी एक्टिविटी करे, बाद में कौन सी एक्टिविटी करे, उसको प्लान करना जरूरी है। दूसरा ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज ना पैरेलली भी चल रही होती है, कि एक तरफ ये काम हो रहा है, साइड बाय साइड अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का एक सीक्वेंस फ्रेम करना, जो पाथ बनेगा कि भाई कहाँ से आपने एक्टिविटी स्टार्ट की, किस सीक्वेंस में आपने एक्टिविटी कंप्लीट की, ताकि आपका पूरा कंस्ट्रक्शन उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो जाए। दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पाथ मेथड, या शॉर्ट में उसको सीपीएम बोलेंगे। अब इस चीज़ को यहाँ पे ना इन्होंने डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट किया है कि कैसे इस चीज़ को अपने रिलेट कर सकते हैं। आपकी थियरी में भी देख लो, कुछ डायग्राम जैसे दिख जाएंगे। वहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो पेज नंबर 92 पे आप देखना। ठीक है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट दे रखा है, उसमें देखो एक नेटवर्क डायग्राम जैसा दिख रहा है, मिला बॉक्स में देख रहे हैं, जो लाइंस बनाई 1 2 3 4 करके इवेंट्स बनाए हुए। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा आपको रिलेट करा देता हूँ। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये 1 और 2 के बीच में जो गैप है ना, ये इस तरीके से जो बनाया हुआ है, दिस इज एन एक्टिविटी। पूरा एक ट्रांजेक्शन हमें कंप्लीट करना है। जैसे अपने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया तो उसमें ये एक एक्टिविटी हो गई, तो 1 to 2 इज एन एक्टिविटी। फिर 2 से 3 तक जा रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है। 3 से 4 तक जा रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है। और लास्ट पार्ट जो है यहाँ पे आके वो पूरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अ पाथ। अब इसमें देखो इस चीज को भी कनेक्ट किया हुआ है, तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई। वैसे अब जो वो ड्यूरेशन लिखी है ना वहाँ पे, जैसे इसमें बोला है 14 डेज, यहाँ पे 7 10 4 डेज और 10। अब ऐसा है कि ये पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, ये फर्स्ट एक्टिविटी होगी। फिर यहाँ से 2 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली चल सकती है, 2 to 3 होगा, फिर 3 to 4 होगा, 4 to 5 होगा, और ये भी एक एक्टिविटी होगी। और हर एक एक्टिविटी करने के लिए आपको ड्यूरेशन अलग अलग लगेगा। जैसे यहाँ 14 डेज लगेंगे, या 7 डेज लगेंगे, यहाँ पे 10 डेज लगेंगे, यहाँ पे जाके अपना पूरा एक्टिविटी कंप्लीट होगी। वैसा अब इसमें आपको ये जो पाथ दिख रहा है 1 से लेके 5 तक पहुंचने का, उसमें कौन कौन से रूट्स नजर आ रहे हैं? 1 से 5 तक जाना है तो कहाँ से जा सकते हैं? एक तो देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, एक ये रास्ता दिख रहा है पूरा। दूसरा 1 2 4 5, पता चला? तो ये जो है ना, ये दोनों पाथ अवेलेबल है इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें से ना एक पाथ को हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ किसको बोलेंगे? जो लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, तो इसमें अपने को टोटल करना पड़ेगा कि ये जो पाथ है इसमें जो आपको ड्यूरेशन दे रखी है वो कितने दिन की हो रही है, टोटल करके देख लो। 1 to 2 वाला 14, फिर 2 to 3 7, फिर 3 to 4 में 4 डेज, और 4 to 5 में 10 डेज। कितना हो गया टोटल? 14 नहीं, 1 2 3 4 5 में तो ये होगा ना, ये वाला नहीं लेना उसमें। ये 14 और 14 28 और 7 35 हो रहा है। ठीक है, तो ये 35 डेज हो गए। मतलब इस पाथ से अगर आप आओगे तो आपको ये पूरा टास्क कंप्लीट करने में 35 डेज लगेंगे। यही अगर 1 2 4 5 वाला अपना ये वाला पाथ है तो
तो 1 to 2 14, 2 to 4 और फिर यहाँ पे भी 10, ये कितना हो गया 34 डेज। समझ आए? तो जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। और ये सीपीएम जो है वो ये क्रिटिकल पाथ मेथड, क्योंकि हमें ये मेथड या ये पाथ रिकग्नाइज करना होता है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उतना टाइम आपको लगने ही वाला है अगर आपको सारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अगर आप दूसरे किसी भी पाथ से आओगे तो इससे शॉर्टर टाइम में आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर सारी एक्टिविटीज कवर नहीं हो पाएंगे। देखो 1 2 4 5 आपने पाथ यूज कर लिया, ये वाली एक्टिविटी तो बाकी रह गई ना वैसा। तो ये सारे पाथ पहले आपको सिलेक्ट करने, उसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज क्रिटिकल पाथ। तो सीपीएम मेथड में ये पाथ रिकग्नाइज करने का काम अपने करते हैं। आया आप समझ में यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ी थियरी देख लेते हैं, उससे रिलेट हो जाएगा फिर पार्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। पेज नंबर 89 पे आ जाओ। 89 पे पर्ट वर्सेस सीपीएम का कंपैरिजन भी है और फिर नेक्स्ट पेज पे उन्होंने सीपीएम के की पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, तो दोनों अपने देख लेते हैं। तो पेज नंबर 89 से एक बार रीड करना स्टार्ट करूँ। One of the most challenging jobs that any manager can take on is the management of a large-scale project that requires coordinating numerous activities throughout the organization. A myriad of details must be considered in planning how to coordinate all these activities, in developing a realistic schedule, and then in monitoring the progress of the project. Therefore, the managers have to rely on project management techniques to handle such large-scale projects. Project management is a systematic way of planning, scheduling, executing, monitoring, controlling the different aspects of the project in order to attain the goal made at the time of project formulation. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा कि भाई ये काम मैं आज शुरू करूंगा, इसमें इतने दिन लगेंगे, उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा। जैसे कंस्ट्रक्शन का मैंने आपको बोला, तो स्लैब भरते हैं ना, तो फिर वो स्लैब को सूखने में टाइम लगता है, तो उसको ना फिर पानी देते रहना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। सीमेंट एक्चुअली बहुत हीटेड होता है, आरसीसी अंदर से बहुत हीटेड होता है, तो अगर आप सीमेंट भर दोगे पानी नहीं दोगे तो क्रैक हो जाएगा। उसको पानी देते रहना है, फिर उसको सुखाने में टाइम लगेगा। अब जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक आप उस पर फिर पिलर्स बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। पिलर्स बना के उसको आप वो बीम कॉलम जो बोलते हैं वो आप भर के रखो, फिर उसकी जब स्ट्रेंथ बन जाएगी उसके बाद एक फ्लोर अपने बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब आपको सीक्वेंस में प्लान करना पड़ता है कि इतने दिन का काम है, इससे पहले नहीं होगा। तो दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्लानिंग। फिर आगे PERT and CPM, two complementary statistical techniques utilized in project management. These two are network-based scheduling methods that exhibit the flow and sequence of the activities and events. These techniques make heavy use of networks to help plan and display the coordination of all the activities. ओके First developed by the United States Navy in the 1950s to support the US Navy's Polaris nuclear submarine project, PERT is commonly used in conjunction with the critical path method. After discovery by Navy, it found applications all over industry. DuPont's critical path method was invented at roughly the same time as PERT. तो सबसे पहले यूएस नेवी ने अपनी सबमरीन प्रोग्राम के लिए इस टेक्निक को यूज किया। सबमरीन मतलब कितनी डिटेल्ड चीज होगी, उसको बनाने में साल लग जाते हैं, तो उसमें भी आपको ये प्लानिंग करना पड़ता है कि हम कौन सा पार्ट उसका पहले बनाना स्टार्ट करें, फिर उसकी असेंबलिंग स्टार्ट होगी, कैसे उसकी वायरिंग जो भी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होगा। तो नेवी ने पहले यूज किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, फिर इसको ओपन कर दिया गया। तो कॉर्पोरेट कंपनीज भी अब अपने कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स में या बाकी के प्रोजेक्ट प्लानिंग में इसको यूटिलाइज करती हैं वैसा। ठीक है, नेक्स्ट। Today, PERT and CPM have been used for a variety of projects, including the following types: construction of a new plant, research and development of a new product, NASA space exploration projects, movie productions, building a ship, government-sponsored projects for developing a new weapon system, relocation of a major facility, maintenance of a nuclear reactor, installation of a management information system, conducting an advertising campaign. ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे PERT CPM टेक्निक्स यूज होती है। इन्होंने इवन मूवी प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग, ये सब भी कवर कर लिया। मूवी प्रोडक्शन भी बहुत टेक्निक का काम है, मतलब अपने को मूवी देख के लगता है सिंपल सा है, लोग फालतू पिक्चरें बना के पैसे कमा रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट एक्चुअली में जो सिचुएशन है, जो मूवी मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत टेक्निकल हो गया। अब इसमें आपको पता है कि जो शूटिंग लोकेशंस होती है, कितनी जगह लोग स्टूडियो में शूटिंग करते हैं, कितनी बार वो लाइव लोकेशंस पे शूट करते हैं। अब अपने को तो मूवी एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिख रही है कि ये सीन जो है स्टूडियो में शूट हुआ होगा या इन हाउस सेट होगा, फिर एक सीन में वो दूसरी जगह पहुंच गए, फिर तीसरी जगह वापस आ गए, बट उन्होंने उसको शूटिंग वैसे थोड़ी ना किया होगा। और स्टूडियो में शूटिंग करनी है तो पहले से वो सब डिसाइडेड है कि भाई इतने इतने सीन जो है वो इंडोर स्टूडियो में शूट होने हैं। अब वो सीन नंबर 1 हो के सीन नंबर 40 हो, तो उसको शूट तो उनको एक बारी में ही करना है, क्योंकि बार बार थोड़ी ना स्टूडियो में सेटअप करते रहेंगे। उनका सेटअप करना, शिफ्ट करना, उसमें खर्चा कितना होगा। जब फॉरेन लोकेशन पे जाना है तो उसका भी पूरा प्रोग्राम पहले डिसाइड कर दिया होगा कि भाई ये लोकेशंस कवर करते आएंगे, और वो मूवी के सीक्वेंस में नहीं चल रहे, वो शूटिंग के सीक्वेंस में चल रहे हैं। फिर बाद में जब एडिटिंग होगी तब वो सारे सीन्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे कि आपको एज अ मूवी वो समझ में आए। ये तो अपने देखते एक सीन में यहाँ दिखा रहे हैं, एक सीन में वहाँ दिखा रहे हैं, बट शूटिंग एक्चुअली ऐसे थोड़ी की होगी। एक सीन इंडिया में दिखाया तो अभी वहाँ शूट किया,
फिर दूसरा सीन अमेरिका में, तो वहाँ शूटिंग करके वापस आ गए, वैसे तो होगा नहीं। तो वो लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड करके प्लान करके शूट कर रहे हैं एंड देन उसको रीअरेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में टेक्निक्स जो है वो काम आती है। वैसे आगे PERT CPM identify the time required to complete the activities in a project and the order of the steps. Each activity is assigned an earliest and latest start time and end time. Activities with no slack time are said to lie along the critical path, the path that must stay on time for the project to remain on schedule. ये थोड़ा आपको रिलेट करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इन्होंने जो टर्म यूज़ किया है अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, वो आपको उसमें मिला होगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ये कैसे काम करती है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ऐसे सब टर्म्स यहाँ पे शॉर्ट में यूज़ होते हैं। अब बड़ा कॉमन सेंस वाला है, रिलेट हो जाएगा क्या हो रहा है। ये कोई भी ये एक्टिविटी अपने को कंप्लीट करनी है, ठीक है, और 14 डेज का टाइम इसमें लगने वाला है। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। और हमने देखा कि पूरा पाथ जो उस पर क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 35 डेज। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। अब क्या होता है, कोई भी काम अपने कर रहे हैं, अपने को पता है कि भाई 14 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। अब आप देखो, जो एक्टिविटी 2.4 है या एक्टिविटी 2.3 है, ये तब तक स्टार्ट नहीं हो पाएगी जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए, बराबर है, क्योंकि उसी पे वो डिपेंड करती है। दिस एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो यहाँ से ये काम हो पाएगा। अब अगर ये काम करने में आपको 14 डेज लगते हैं, तो अगर आपने इसको स्टार्ट करने में 2 दिन का डिले कर दिया तो क्या होगा, पूरा साइकिल डिले हो गया। 2 दिन डिले कर दिया तो आपका खर्चा भी तो बढ़ गया होगा, लेबर वर्क है तो उनकी वेजेस एंड ऑल नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में हमें ये देखना है कि भाई इसको मुझे स्टार्ट करना है ना, तो मैं अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट इसको कब स्टार्ट करूँ और लेट में लेट इसको कब स्टार्ट करूँ। तो अर्लीस्ट भी मुझे आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट में लेट भी आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी दिन मैंने एक्टिविटी स्टार्ट करने में डिले किया तो मेरा प्रोजेक्ट टोटल एक दिन से डिले हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। एक और टर्म उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज स्लैक, या इसको फ्लोट भी बोलते हैं, वो भी एक टर्म आपको लाइन में मिला होगा। बहुत बार हमारे पास है ना बफर मार्जिन होता है, कि जैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो भाई अगर 1-2 दिन लेट भी स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई दूसरी एक्टिविटी चल रही है तो टाइम है अपने पास। तो वो अगर आपके पास बफर मार्जिन अवेलेबल है तो उसको अपने स्लैक या फिर फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अपने कितनी बार एग्जाम्स में भी तो यही होता है, आपको प्रिपरेशन करनी है, पढ़ना है। अब एक एग्जाम्पल सिंपल ले लो, समझ आ जाएगा। आपकी कोई टेस्ट आ रही है अभी, बहुत रिलेट होगा, देखो, ठीक है। टेस्ट आपकी 10 तारीख को है, आपको पता है जो चैप्टर है वो पढ़ने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए, ज़्यादा है 2 दिन चाहिए, ठीक है। अब आज तो 4 तारीख हुई है, आपके पास अभी कितने दिन पड़े, 6 दिन पड़े। अच्छा, टारगेट कितने, मतलब ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। तो आप अगर अर्लीस्ट में अर्लीस्ट स्टार्ट करना चाहो तो कब स्टार्ट कर सकते हो, आज। लेट में लेट कब स्टार्ट करना पड़ेगा, 8 तारीख, गिन लिया। तो ये हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। समझ आया कि जल्दी में जल्दी स्टार्ट करना है, आज कर लो। लेट में लेट आपको 8 तारीख को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 और 9 फिर 2 दिन है, फिर 10 तारीख को टेस्ट है। तो ड्यूरेशन के बेस पे अपन ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट में लेट में कब तक स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपने 8 तारीख को नहीं स्टार्ट किया, 9 को स्टार्ट किया तो खत्म हो गया, फिर टेस्ट में छुट्टी है ना, फिर फेल, या तो तबियत खराब हो जाएगी या फेल हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ तो ड्यूरेशन के बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि लेट में लेट मुझे कब स्टार्ट करना है और एट द अर्लीस्ट में कब स्टार्ट कर सकता हूँ। तो समझ आ गया। तो ये चीज़ जो आपके टेस्ट पे इंप्लीमेंट हो रही है वो किसी भी और प्रोजेक्ट में सिमिलर वे में इंप्लीमेंट हो सकती है। अच्छा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम फिर क्या होगा। अगर आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया और जैसे आपने आज पढ़ना शुरू कर दिया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम टुडे, और आपका कंटेंट है कितना, 2 दिन का, तो फिर वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी तो वैसा होगा कि आज स्टार्ट करोगे, जिस दिन आप स्टार्ट करोगे 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। आपने अगर स्टार्ट ही एग्जैक्टली 8 तारीख को किया, फिर खत्म कब होगा, 10 तारीख को ही खत्म होने वाला है। तो ये वैसी चीज़ हो गई। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब एट द अर्लीस्ट आप वो एक्टिविटी कब शुरू कर सकते हो। लेट में लेट कितने दिन तक डिले करोगे तो चलेगा। ये वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन जो अपने बोलते हैं वो आप कितना एंड तक कर सकते हो, आपके ऊपर है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम इस पर डिपेंड करेगा कि जितना जल्दी आपने स्टार्ट किया, मतलब इन शॉर्ट ऐसा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन दैट इज इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सिंपल हो गया। और सेम जो अपने करते हैं वो समझ आ रहा है। तो ड्यूरेशन ऐड करोगे तो अपने आप आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए। स्लैक या फ्लोट का यही मतलब है कि आपका काम 2 दिन का है, आपके पास 6 दिन का मार्जिन है, तो 6 में से 4 दिन आप फ्लोट कर लो, नहीं काम करोगे चलेगा। अच्छा, वो 4 दिन में आप कुछ और काम कर लो, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन का टास्क है 2 दिन बचे, 2 दिन का टास्क है आपके पास टाइम ज़्यादा बचा है। तो जो बफर मार्जिन है ना, वो बफर मार्जिन को अपने स्लैक या फिर फ्लोट यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीपीएम के जो की पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें डायरेक्टली आप सेकंड पॉइंट पढ़ लो। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में क्या बोला। Critical path analysis is an effective and powerful method of assessing what jobs activities must be carried out
where parallel activities can be performed, the shortest time to complete a project, resources needed for a project, the sequence of activities, scheduling and timings, the task priorities, the most efficient way of shortening time on urgent projects. ये कहीं ना कहीं अपने अपनी लाइफ में ना डे टू डे चीज़ों में भी ऐसा इम्प्लीमेंट करते ही है। वो तो प्रायोरिटी सेट कर लेना कि ये काम अभी इंपॉर्टेंट है, ये पहले करना पड़ेगा, इसमें इतने दिन लगेंगे, वो काम बाद में भी कर सकते हैं, उसमें अपना टाइम बचा है। तो आप ये चीज़ अपने शेड्यूल में भी ऐसे मैनेज करते हो, चाहे वो स्टडीज़ को लेके हो या काम को लेके हो, तो वो चीज़ें इनडायरेक्टली हम भी फॉलो कर ही रहे हैं वैसा। अच्छा, इसके ऊपर वाले पॉइंट में जो लास्ट लाइन है ना, उसमें वो फ्लोट की बात की है जो मैंने आपको बोला, टोटल फ्लोट इट कैन बी डिलेड विदाउट मेकिंग द प्रोजेक्ट लॉन्गर। तो आप इस पूरे पाथ में कोई एक्टिविटी को अगर थोड़ा लेट भी स्टार्ट करो, बट आपका ये वाला ट्रैक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लोट, कि अपना बफर मार्जिन है, टोटल 35 डेज में काम हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हमने 1-2 दिन लेट भी स्टार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टोटल फ्लोट। वैसे मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपने इसमें है नहीं, तो अदरवाइज कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये काफ़ी डिटेल्ड हो जाता है, उतना नहीं जाने वाले, जितना एग्जाम के लिए नीडेड है उतना काफ़ी। नेक्स्ट स्टेप्स इन PERT एंड CPM, अभी स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आइडिया आ जाएगा, रीड करना स्टार्ट करें। Each project consists of numerous independent jobs activities. It is vital to identify and distinguish the various activities required for the completion of the project and list them separately. ये जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाला बोला, स्लैब भरना है, वो बीम कॉलम बनाने हैं, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, पानी की पाइपलाइन सेटअप करनी है, सीवेज की पाइपलाइन है, गैस कनेक्शन है, ये सब इंडिविजुअल। अब आजकल होता है वो एसी का भी कंसील पाइपलाइन पहले दे देते हैं। पहले कैसा था, फ्लैट्स में बिल्डर आपको एसी का पॉइंट नहीं देते थे, बट अब क्या बेसिक चीज़ हो गई, हर घर में कोई ना कोई एक एसी तो लगा रहा है। कितनी जगह तो बिल्डर्स एक एसी इंक्लूडेड ही दे रहे हैं। एक जो मास्टर बेडरूम होता है ना, उसमें एसी वो लोग इनबिल्ट दे रहे हैं। अब एसी में मेन पंगा क्या होगा, उसका जो पाइप है वो अगर बाहर दिख रहा है तो ऑब्वियसली घर में अच्छा नहीं लगेगा। अब बिल्डर को मालूम है कि हर कोई लगा रहा है या मैं खुद ही लगा के दे रहा हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले कंसील करके वो कॉपर का जो पाइप होता है ना, उसका पॉइंट ले लेते हैं। अब पॉइंट दे दिया, एक एसी लगा दिया, दूसरे रूम में पॉइंट दे दिया, आपको एसी लगाना है तो फिर आप खुद से लगा सकते हो। वायरिंग और पाइपिंग का फिर से आपको ड्रिल नहीं कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो टास्क में कवर अप हो जाती है वैसे। फिर नेक्स्ट, After listing, the order of precedence for these jobs needs to be determined. Certain jobs will have to be done first. Therefore, jobs have to be completed before others should be determined. Also, a number of jobs may be carried out simultaneously. All such these relationships between the different jobs need to be clearly laid down. हाँ, तो यहाँ पे बोल दिया, पहले पॉइंट में हमने क्या किया, लिस्ट बना ली कि क्या क्या एक्टिविटी करनी है। अब सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट करनी है, कौन सी बाद में। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चल सकती है, तो भाई एक साथ 2 एक्टिविटी चल सकती है, तो आप पैरेलली चलाओ, तो उसमें आपका टोटल टाइम जो है वो बचेगा वैसा। फिर नेक्स्ट, Then a picture graph portraying each of these jobs should be drawn showing the predecessor and successor relations among them. This graph shows the time required for completion of each job. This is known as a project graph or the arrow diagram. ये जो अपन ने बनाया ना, दिस इज एरो डायग्राम या प्रोजेक्ट डायग्राम बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो एक्टिविटी है 1-2, दिस इज अ प्रीडिसेसर एक्टिविटी फॉर दिस 2-4 एंड 2-3। जब तक 1-2 कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप 2-4 या 2-3 पे नहीं जा सकते। तो ये प्रीडिसेसर हो गई और उसके रिस्पेक्ट में ये सक्सेसर होगी। सिंपल चीज बोली, ठीक है। फिर आगे, The 3 steps given above can be understood with the help of an example. Suppose a manager wishes to draw a project graph for preparing an operating budget for a manufacturing firm. To accomplish this project, the company salesman must provide sales estimates in units for the period to the sales manager, who would consolidate it and provide it to the production manager. He would also estimate market prices of the sale and give the total value of sales of the units to be produced and assign machines for the manufacture. तो अभी तक इसमें क्या हो रहा है वो देख लो। मैनेजर है, उसको कुछ प्रोजेक्ट ग्राफ बनाना है और वो ऑपरेटिंग बजट बनाने की कोशिश कर रहा है ऐसी फर्म के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो उसको क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली तो वो ऑपरेटिंग बजट बना नहीं पाएगा। उसके लिए उसको उसके स्टाफ से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो कंपनी के सेल्समैन है उनको पहले एक सेल्स एस्टिमेट देना पड़ेगा कि हम कितना सामान बेच सकते हैं। भाई सामान कितना बिकने वाला है वो पता चलेगा, तो प्रोडक्शन कितना करना है वो पता चलेगा, और फिर उसका बजटिंग कर पाएंगे कि प्रोडक्शन में खर्चा कितना होगा। तो पहले जो सेल्स टीम का काम है उनको एस्टिमेट्स ला के देने पड़ेंगे। दूसरा, ही वुड ऑल्सो एस्टिमेट द मार्केट प्राइसेस ऑफ द सेल एंड गिव द टोटल वैल्यू। अब पहले सेल्स की क्वांटिटी पता चले कि इतनी डिमांड एक्सपेक्टेड है, तो फिर हमें प्राइस सेट करना पड़ेगा कि इतनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कितना प्राइस पॉइंट ठीक रहेगा। वो प्राइस पॉइंट पता चलेगा तो आपको टोटल सेल वैल्यू पता चलेगी, आगे का काम उसके बेसिस पे हो पाएगा। तो जब तक ये सेल्स का एस्टिमेट सेल्स टीम नहीं देगी तब तक वो मैनेजर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो पहली एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बजट बना सकता है। फिर आगे, He would also plan the requirements of labor and other inputs and give all the schedules together with the number of units to be produced to the accounts manager, who would provide cost of production data to the budget officer. नेक्स्ट पार्ट वही हो गया। सेल्स का डेटा अगर मिल गया तो उसके बाद प्रोडक्शन का डेटा चाहिए कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और वो चीज़ें क्या आएंगी,
उसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट, Using the information provided by the sales, production, and accounting departments, and the budget officer would make the necessary arrangements for internal financing and prepare the budget. We have seen that the project of preparing the budget involves a number of activities. These activities listed in the order of precedence are given below. हाँ अब ये देखो एग्जांपल उसी के बेस पे दिया हुआ है, तो ये जो नेटवर्क डायग्राम इसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट डायग्राम है, उसमें आपको थोड़ा रिलेट हो जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो पहले तो उन्होंने जॉब आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या टास्क करना है, तो उसको नाम दे दिया ABCD करके, और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज फोरकास्टिंग द यूनिट ऑफ सेल, कितने यूनिट बेचने, फिर बोला उसका प्राइसिंग, दैट इज द सेकंड स्टेप, फिर बोल दिया प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल कि भाई कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, उसकी कॉस्टिंग निकालना, और लास्ट में बजट प्रिपेयर करना। ये सब चीज़ें हो रही है। अब ये कौन से डिपार्टमेंट का काम है वो भी बोल दिया, भाई सेल्स वाला पार्ट सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, प्रोडक्शन शेड्यूल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, कॉस्टिंग कैलकुलेट करना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है, और फिर बजट प्रिपेयर करना बजटिंग डिपार्टमेंट का काम है। ये क्लियर कर दिया। अच्छा, ये सारा काम करने में टाइम कितना लगेगा वो भी दे दिया कि भाई 14 डेज 10 डेज जो अपन यहाँ पे देख रहे थे। अब इसका जो नेटवर्क डायग्राम बनाया वो आपको रिलेट होगा कि ये एक्चुअली में एक्टिविटीज़ है क्या इनके एग्जाम्पल्स के हिसाब से। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज 1-2 वाली एक्टिविटी क्या है कि भाई सेल्स के यूनिट्स फोरकास्ट करना। तो अपन ने देखा कि भाई पहले सेल्स डिपार्टमेंट या जो सेल्समैन है जब तक वो फोरकास्टिंग नहीं करेंगे अब आगे नहीं बढ़ सकते, उनको ये काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 14 डेज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज प्राइसिंग ऑफ द सेल्स कि भाई यूनिट प्राइस क्या रहेगा, वो एक्टिविटी करना है। उसको उन्होंने नाम दे दिया 2-4। ये वाली जो एक्टिविटी है ये प्राइसिंग के रिलेटेड होगी। अब ये एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ ये 2-3 भी तो चल रहा है ना, वो क्या है, प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल। अब इसमें 7 दिन लगेंगे, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा कि पैरेलली हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ से प्राइसिंग वाला काम प्राइसिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, तब तक प्रोडक्शन शेड्यूल बना लो। ठीक है, क्योंकि आपको यूनिट्स तो मिल चुके हैं ना, तो ये काम साइमल्टेनियसली हो सकता है, बोलने का मतलब ये है। फिर इसके बाद एक बार प्रोडक्शन शेड्यूल बनेगा, 2-3 वाली एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही 3-4 वाली एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। देखो सेल्स पता चल गई कि भाई 1000 यूनिट की डिमांड आने वाली है, तो प्रोडक्शन शेड्यूल फिक्स कर दिया कि 1000 यूनिट इतने दिन में ऐसे ऐसे बन सकते हैं। वो शेड्यूलिंग करने में हमें 7 दिन का टाइम लगा। अब जब टोटल प्रोडक्शन का शेड्यूल बन चुका है तो अब कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी होता है वेरिएबल भी होता है। चलो वेरिएबल कॉस्ट अपन पहले गिन सकते थे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो तभी पता चलता है जब टोटल क्वांटिटी के बारे में मालूम पड़े। तो जो एक्टिविटी 3-4 है दैट इज रिलेटेड टू कॉस्टिंग, वो तभी हो सकती है जब 2-3 वाली एक्टिविटी खत्म होगी, तो वो डिपेंडेंट होगी। तो ये वाली जो एक्टिविटी है कॉस्ट निकालने वाली, ये डिपेंड करती है इस एक्टिविटी के ऊपर प्रोडक्शन सेट करने वाली। तो दिस इज प्रीडिसेसर एंड दिस इज सक्सेसर। समझ आए? इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज 4-5, वो लास्ट पार्ट है। अब वो क्या है, बजटिंग वाला पार्ट हो गया। अब भाई सेल्स का डेटा मिल चुका है, प्राइसिंग सेट हो चुकी है, प्रोडक्शन कैसे करना है वो सीक्वेंस डिसाइड कर लिया, कॉस्टिंग डिसाइड कर ली, तो अब सारा डेटा मिल चुका है रिगार्डिंग कॉस्ट एंड सेल्स। तो अब पूरा बजटिंग कर लो कि फाइनली क्या बचेगा, क्या प्रॉफिट लॉस होगा। तो वो लास्ट पार्ट है। अब ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक नेटवर्क डायग्राम के थ्रू अपन ने इसको अरेंज किया, और ये पूरा टास्क कंप्लीट करने में जो मैक्सिमम टाइम हमें लग सकता है वो कितना लगेगा, 35 डेज। और इसको अपने क्या बोल रहे हैं, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है ये? तो नेटवर्क डायग्राम तो आपके सामने ही है, नीचे वो क्रिटिकल पाथ वाला कैलकुलेशन उन्होंने करके दिया हुआ ही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखवाई वो उन्होंने मेंशन कर रखी है। क्लियर? बोला, थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया क्या हो रहा है इसमें? आगे इन्होंने क्या दिया मैं देख लेता हूँ, कुछ चेंजेस किए हैं ऐसे नहीं। उसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए जो साइमल्टेनियस जो हम काम कर रहे हैं ना वो भी कैलकुलेट करेंगे, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर कवर ही हो गया। उनको अलग अलग क्यों कैलकुलेट करने? 2 पाथ अलग अलग है। क्रिटिकल पाथ एक्चुअली वो है जो अपना लॉन्गेस्ट पाथ है। ये जो हम कर रहे हैं CPM, ये आगे फिर पर्ट वाले में काम आता है। क्रिटिकल पाथ जो हम फाइंड कर रहे हैं ये आपको आगे काम आता है, इसी के बेसिस पे आगे वो फ्लोट पता चलता है। फिर इसके ये बहुत डिटेल में जाता है। फिर अब ये सारे आपको इवेंट्स बोलते हैं, जैसे 1 को इवेंट बोलेंगे, 2 को इवेंट बोलेंगे, 3 को इवेंट बोलेंगे, और 1-2 को एक्टिविटी बोलेंगे, ऐसा नाम है। अब है ना, हर एक इवेंट के ऊपर कैलकुलेशन होता है, ये EST का, LST का, ये पूरा कैलकुलेशन होता है। तो ये बहुत डिटेल में जाता है, बट उतना डिटेल में यहाँ पे अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप ये समझ लो कि CPM इज द फर्स्ट स्टेप, पर्ट इसके आगे का काम है। इसके अंदर से फिर और सारा हम कैलकुलेशन करते हैं
कि इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि हम टाइम बचा सकते हैं तो हम इसको रिड्यूस करने की भी कोशिश करते हैं। लॉन्गेस्ट पाथ पता करने का रीजन वही है कि भाई कहीं पे कोई स्लैक अवेलेबल हो, कोई फ्लोट अवेलेबल हो, कि कोई एक्टिविटी को हम डिले कर सके या किसी को प्रीपोन कर सके, उससे शॉर्टर हो जाए, तो वो सेकंड पार्ट है। बट उतना डेप्थ में कैलकुलेशन है नहीं। तो क्या यहाँ पे जितना सीपीएम के लिए नीडेड है वो इतना मैंने बता दिया। आगे जितना ये लोग थियरी में ले रहे हैं मैं उतने पे जा रहा हूँ, क्योंकि इसको करवाने जाऊंगा ना तो 2-4 दिन तक टॉपिक चलता रहेगा और एग्जाम में काम नहीं आने वाला। तो उतना डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूँ। पर्ट वाले पे आगे चलते हैं, कितना इसमें कवर होता है, फिर एंड में जो चीजें मिसिंग रह जाएंगी वो मैं ऐड करा दूंगा। पहले इन्होंने जो दिया है ना वो अपने एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड इन्होंने डायग्राम दे रखा है वो ऐसे अपने को काम का है नहीं, बिकॉज पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो सीपीएम वाला देखना था। तो 93 पे जो ऊपर का डेटा है ना, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कुछ काम नहीं आएगा वो जाने के। हाँ, 93 पे जो ऊपर दे रखा है पूरा पार्ट, एडवांटेजेस से ऊपर का, वो टॉपिक काम का नहीं है। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं वो इसके बेस पे रहने वाली है, तो थियरी रीड करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ो ना क्या बोला। Advantages: compels managers to plan their projects critically in considerable detail from beginning to the end and analyze all factors affecting the progress of the plan. Provides management a tool for forecasting the impact of schedule changes. The likely trouble spots are located early enough to take preventive measures or corrective actions. A considerable amount of data may be presented in a precise manner. The task relationships are presented graphically for easier evaluation. The PERT time is based upon three-way estimate and hence it is the most objective time in the light of uncertainties and results in greater degree of accuracy in time देखो forecasting. पर्ट का ना टॉपिक का आप खाली फुल फॉर्म भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जो प्रोग्राम है इसको इवैल्यूएट करना, इसको रिव्यू करना कि इसको हम कट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको बेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो पर्ट वाली टेक्निक एक्चुअली इसके बाद स्टार्ट होती है और वो बहुत डिटेल में। तो मैं आज एक बार सम्स मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा कुछ है मैं देख लूंगा, अगर कोई बेसिक सम पूरा करवा के आपको एक कंसेप्ट और डेप्थ में मतलब कवर हो सकता है तो अपने देख लेंगे, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा वैसे। तो आज के दिन में तो मैं वो टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, आज से इसकी थियरी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Results in improved communication with all concerned parties such as designers, contractors, project managers, etc. The network will highlight areas that require attention of higher priority to the key jobs without ignoring the lower priority tasks. बात वही हो रही है कि ओवरऑल क्या है, मैनेजमेंट को इससे हेल्प मिलेगी, वो लोग टास्क को एकदम कम टाइम में कर पाएंगे, कॉस्ट सेव कर पाएंगे और उनको पता भी चलेगा कि किस चीज़ को पहली प्रायोरिटी पे रखना है, किस चीज़ को हम पीछे रखेंगे बाद में काम करेंगे तो भी चलेगा। तो क्लैरिटी आ जाएगी, उसके लिए टेक्निक इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस में क्या बोला वो देखो। Uncertainty about the estimate of time and resources as it is based on assumptions. The cost may be higher than the conventional methods of planning as it needs a high degree of planning skill and minute details, resulting in rise in time and manpower resources. Not suitable for relatively simple and repetitive processes such as assembly line work, which are fixed sequence jobs. देखो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी रहेगी टाइम और रिसोर्सेज को लेके। आपने सोचा कि ये प्रोजेक्ट या एक्टिविटी 14 डेज में हो जाएगी, बट जरूरी है कि 14 में हो ही जाएगी। जब आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे तो टाइम कम ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये सब तो हमने अज्यूम किया है ना, तो जहाँ अजम्पशंस है वहाँ पे वेरिएशन आने का चांस रहेगा, वो एक लिमिटेशन हो गई। रिसोर्सेज को लेके भी सेम चीज़ है। अच्छा, क्योंकि आप इतना कैलकुलेशन करके काम कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपका कॉस्ट, ये सब चीज़ें इवेल्युएट करने में कोई प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी तो उसका कॉस्ट भी आपका बढ़ने वाला है। तो ये खर्चे वाली चीज़ है। लास्ट में इन्होंने बोला कि जो रिलेटिवली सिंपल और रिपीटेटिव प्रोसेसेस हैं उसमें ना ये सीपीएम पर्ट जैसी एडवांस टेक्निक लगा के अपना टाइम और पैसे वेस्ट मत करो। अब इसमें एक एग्जांपल दिया, असेंबली लाइन वर्क। असेंबली लाइन वर्क में क्या होता है, फिक्स सीक्वेंस होता है। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे बाइक का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसकी ना फैक्ट्री का एक पूरा प्लान लेआउट फिक्स होता है कि भाई यहाँ से ये रॉ मटेरियल आएगा, इसको फिर इस तरीके से अपने असेंबल करेंगे, पेंट होगा, ग्लास फिट होगा, इंटीरियर फिट होगा। तो वो गाड़ी का ना पूरा एक असेंबली लाइन फिक्स होती है कि कौन सा पार्ट पहले बनेगा, वो दूसरे पार्ट से फिक्स होगा, फिर उसमें क्या चीज़ें लिंक होगी, सीक्वेंस फिक्स है और ऑटोमेशन हो चुका है। कोई मैनुअल फिटिंग तो होती नहीं है। तो एक डिपार्टमेंट से जो पार्ट बन के आता है वो चैनल के थ्रू दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ सारा फिक्सिंग और वो सब मशीन से होता है। सिर्फ सुपरविजन करना होता है कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। एक्चुअल में कोई नट बोल्ट फिक्स करना, ग्लास लगाना, वो हैंडमेड नहीं होता, वो सारा काम ऑटोमेटेड है। तो जो चीज़ ऑलरेडी असेंबली में फिक्स हो चुकी है और सीक्वेंस डिसाइड हो चुका है, उसमें बार बार आप सीपीएम पर्ट लगा के क्या कर लोगे। एक गाड़ी को बनाने में स्टार्टिंग से एंड तक अगर मान लो 2 दिन का टाइम लग रहा है और इतने इतने प्रोसेस से पास होने वाली है, वो सीक्वेंस फिक्स हो चुका है। तो वहाँ पे हमें सीपीएम पर्ट वाली टेक्निक कोई काम नहीं आने वाली। हाँ, अगर एवरी जॉब रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन तो फिर वहाँ पे आप सीपीएम और पर्ट का यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल चीज़ है। असेंबली लाइन में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। अब ये कंपेरिजन चार्ट है, उस पर अभी नहीं जाते क्योंकि पर्ट वाला टॉपिक डिटेल में अपने पढ़ा नहीं है ना, वो रिलेट नहीं होगा।
तो बेसिक सीपीएम वाला पार्ट मैंने बता दिया। जो पर्ट टेक्निक है उसका ये जो कैलकुलेशन है ये अपना बाकी है, मैं एक बार आज रिव्यू कर लेता हूँ। अगर वो सम्स करवाना वर्थ है और एक सेशन में अगर हो सकता है तो अपने कर लेंगे, सिर्फ नॉलेज के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सम्स आने वाले नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बताना था उसमें कवर हो चुका है। एक्स्ट्रा कुछ करना होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर कर सकते हैं। अब बाकी जो इसमें बचा है वो यूजिंग द टूल्स वाला, वो भी मैं सोच रहा हूँ कल के लिए रखे तो भी ठीक है। हाँ, एक काम करो ना, यूजिंग द टूल्स वाला कल ही रखो ना, कल समझा देता हूँ। आज एक बार ये हो गया ना काफ़ी, तो मिक्सअप हो जाएगा, इसीलिए उस पर नहीं जाते। बाकी तो अपने चैप्टर के सारे पॉइंट्स कंप्लीट है, तो इसके साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपना पैकअप हो गया। रिमेनिंग चीज़ें कल एंड कर देंगे।